ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो लाइव क्लास है वो पहली लाइव क्लास है आप लोगों की। तो एक दो चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लाइव क्लास के दौरान कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपली रेज योर हैंड और मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा और आप पूछ पाएंगे। ठीक है। खैर, इससे पहले के जो दो लेक्चर्स हैं वो मैंने रिकॉर्डेड आपके वेबसाइट पे प्लेस कर दिए थे, यूट्यूब चैनल पे भी प्लेस कर दिए थे मैंने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि अगर एक रिंग है और उस रिंग पर कुछ चार्ज मेंशन कर रखा है Q, तो हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो रिंग होगा उसका चार्ज Q और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर था और उसका रेडियस अगर R है तो उससे कुछ डिस्टेंस x पर जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वो हमने फाइंड आउट कर ली थी Qx by 4 pi epsilon naught x square plus r square raised to the power 3/2। आई थिंक ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक रिंग की वजह से। तब जो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की Qx by 4 pi epsilon naught x square plus r square raised to the power 3/2 वैल्यू है, इसी में थोड़ा और आगे बढ़े अगर हम, तो आप ये पाओगे कि इसमें अगर रिंग की जगह कहीं पे डिस्क दे रखी है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो वो कैसी हो। देखिए, कुछ चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का तरीका गॉस थ्योरम के बाद में बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इनफाइनाइट का क्या मतलब है, क्योंकि गॉस थ्योरम में जाके कुछ चीजें ठीक से नहीं समझ में आती हैं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि इनफाइनाइट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है इनको लेकर के, तो यहाँ से बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वो जो मैं अभी डिस्क के बारे में डेरिवेशन कर रहा हूँ वो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस डेरिवेशन को एज सच करेंगे, पर अगर कर लोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। मैं एक बार सिर्फ इस पिक्चर को कॉपी कर लेता हूं। सो इफ आई कंसिडर अ डिस्क और उस डिस्क की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं, ऐसे किसी पॉइंट पर। अब अगर मैं इस डिस्क के बारे में बात करूं तो इसके बारे में हमें मेंशन कर रखा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू सिग्मा दे रखी है और इसका रेडियस r है। इस पूरी डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स के कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इट कैन बी एज्यूम्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। अब अगर ऐसा होगा तो इससे कुछ डिस्टेंस x पर हम पता करना चाहते हैं कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हमें यह मालूम है कि किसी एक रिंग की वजह से जो फील्ड हुआ करती है वो हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी, वो Qx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 होती। तो इसमें अगर मैं डिस्टेंस r पर एक dr थिकनेस की एक छोटी सी रिंग बना लेता हूं, dr इतना छोटा है कि आप उसको थिकनेस उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो उस रिंग पर जो चार्ज होगा अकेले उस रिंग की वजह से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो वैल्यू आती है उस रिंग का चार्ज टाइम्स x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ये वैल्यू है। और इस छोटे से रिंग के चार्ज की अगर हम बात करें कि वो चार्ज कैसा है, तो वो देख लेते हैं कि कैसा होगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू होगी
इसके एरिया की, मतलब ये जो मैं शेड कर रहा हूं, अगर हमें सिर्फ ये एरिया पता करना हो तो ये एरिया कितना होगा? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। ये एरिया होगा, अगर हम इसको कट करके ओपन कर लें तो इसकी लंबाई 2 पाई आर होगी और इसकी जो थिकनेस है वो डी आर के जैसी है। तो सिर्फ रेड शेडेड एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाना चाहिए 2 पाई आर डी आर। देखिए आप समझो, उस रेड शेडेड, इसको अगर मैं ओपन अप कर दूं, इसको कट करके ओपन अप कर दें, सीधा स्ट्रेट कर दें, तो इसकी लंबाई 2 पाई आर होगी और इसकी थिकनेस डी आर के जैसी होगी। वही हमने यहां पे लिखा है। तो अब सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा। सो चार्ज ऑन रिंग इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर, ये वैल्यू होगी। तो अब अगर रिंग के चार्ज की वैल्यू इतनी है तो हम ये कह पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रिंग, इसका चार्ज यानी सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ये तो चार्ज है, टाइम्स एक्स जो डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इस डिस्क का डेरिवेशन हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए इतना जरूरी ना हो, इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो एंड रिजल्ट्स होंगे वो बड़े जरूरी होंगे कंसेप्ट्स को समझने के लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ समय लगा रहा हूं। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इन दिस केस, अब अगर मैं पाई और पाई को कैंसिल आउट कर देता हूं तो एक्सप्रेशन बच जाता है सिग्मा एक्स 2r dr डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये वैल्यू बचती है। अब अगर ऐसा है तो आप ये देखिए फिर कि इसमें स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वेरी करती है। अगर मैं एक रिंग बिल्कुल 0 रेडियस का भी बना सकता था इस डिस्क में, और इस डिस्क का बड़ा रेडियस कैपिटल आर वाला जो होगा वहां का भी मैं एक रिंग बना सकता था, तो इस डिस्क की जो छोटे छोटे रिंग्स बनेंगी जिनको मिला करके ये डिस्क बनी होगी, उनका रेडियस 0 से लेकर के कैपिटल आर के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर ऐसा है तो सिग्मा एक्स बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो वैल्यूज हमारे पास में सब कांस्टेंट्स हैं, उनको ऐसे रखे सकते हैं, और अगर हमें पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो तो इन सभी को ऐड कर सकते हैं, इन सब की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इनका एडिशन कर सकते हैं, समेशन करेंगे तो पूरी डिस्क का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। मतलब उस डिस्क को बनाने में जो छोटी छोटी जितनी भी रिंग्स लगी हैं, हर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लें और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगी। तो अब अगर ऐसा है तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अब आप ये पाएंगे इसके अंदर कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए सबको ऐड करना है, सबका समेशन करना है। समेशन होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। सो समेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो अगर वो इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं यहां पे देखूं तो वैल्यूज कहां से कहां पे वेरी करती हैं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो 2 लेक्चर्स मैंने ऊपर प्लेस कर रखे थे आपके वेबसाइट पे, उसी की कंटिन्यूटी में मैं चल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की वजह से, जो लोग लेट आए हैं मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं हमने क्या किया है। तो
ये हमने प्रूव कर रखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक रिंग की वजह से जिसका चार्ज Q है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती है, राइट। अब अगर मैं एक डिस्क की वजह से पता करना चाहता हूं तो डिस्क को मान सकते हैं कि छोटे छोटे रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं किसी एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लूं और वो वैल्यू मैंने यहां पे पता की कि एक छोटा सा रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल r है और उसकी थिकनेस dr है, फिर मैंने कहा कि उसका चार्ज पता करने के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया को मैंने उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो रेड शेडेड एरिया है। तो अगर मैं इसको ओपन अप कर दूं कट करके तो 2 पाई r dr इसका एरिया हो जाएगा। खैर, तो Q ये ब्रैकेट की टर्म है इनटू x by 4 pi epsilon x square plus r square raised to the power 3/2. I have written the same expression. So now the electric field because of this ring has been written, and if I go further you will find कि इसकी इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करनी है, मतलब कौन से रिंग्स के लिए ये वैल्यूज हमें पता करनी है। तो रेडियस का वैल्यू 0 से लेकर के जो रेडियस का बड़े से बड़ा वैल्यू कैपिटल R है वहां तक की सारी वैल्यूज हमें ऐड कर देनी चाहिए। सो आई विल से 0 टू कैपिटल R। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा सिग्मा x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं करनी आती तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, यहाँ साइड में एक बार इस इंटीग्रेशन को करके देख लेते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर को और अदर सिर्फ यहां पे r स्क्वायर जो है उसी की अगर हम बात कर लें तो देखिए क्या होगा। आई एम एज्यूमिंग दैट हियर स्मॉल r is let us say x tangent theta, ये मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन मान सकते हैं, या अगर इसके अंदर भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा और आसान बना देता हूं मैं इसको। तो हम ये मान लेते हैं दैट लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज b, को एज्यूम कर लिया हमने। अब अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ में तो x क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है 0। मैंने मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर प्लेस कर रखे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको देख भी लेना बेशक से। और r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2r dr और राइट साइड में p की डिफरेंशिएशन होगी dp। तो मैं 2r dr की जगह लिख दूंगा dp और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है उसको मैं लिख देता हूं p, तो ये हो जाएगा p रेज़ टू द पावर 3/2। तो एसेंशियली सिर्फ यही इंटीग्रेशन हम लोगों को इसमें करनी है। सो जस्ट दिस इंटीग्रेशन नीड्स टू बी डन। सो दिस इज एज गुड एज p रेज़ टू द पावर -3/2 dp, जिसे लिख सकते हैं p रेज़ टू द पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1, ठीक है। यानी इसमें आप अगर देखना चाहेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाता है p रेज़ टू द पावर -½ बाय -½ यानी -2p रेज़ टू द पावर -½ या -2/√p। If you have to ask anything, you can simply raise your hand, उसमें raise hand का एक बटन होगा and I'll unmute you, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे उस केस में, ठीक है। So we know the integration of this expression, तो मैं इसको लिख देता हूं this times -2 divided by √p, p है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो मैं वही एक्सप्रेशन यहां पे लिख देता हूं। लिमिट्स हैं 0 से लेकर के कैपिटल R की, क्योंकि रेडियस की वैल्यू वेरी करती है 0 से कैपिटल R। अब अगर ऐसा है तो आप ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा x बाय 4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, पहले मैं स्मॉल r की जगह अपर लिमिट पुट करने वाला हूं। माइंडेड x नहीं है वेरिएबल, स्मॉल r वेरिएबल है, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट किया तो ये वैल्यू आ। फिर आगे बढ़ते हैं माइनस लोअर लिमिट। हाँ बेटा, आपने पूछा कि किसकी क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। बिल्कुल डेफिनेटली हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, ठीक है।
So don't worry about that if you ever join late. So this value minus upper limit, ये वाली थी, लोअर लिमिट में स्मॉल r की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा. So I'll get -2 divided by root of x square plus 0 square. But I strongly encourage to come live, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो इमीडिएटली आप पूछ भी पाएंगे. ठीक है. So sigma x by 4 epsilon naught times -2 by root of x square plus r square minus of minus plus 2 divided by x. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकल करके आया. अब इसको मैं और थोड़ा सा आगे अगर लिखता हूं तो इसको 2 को मैं कॉमन लिख रहा हूं. यहां से मैंने 2 कॉमन लिख लिया. एंड 1 by x minus 1 by root of x square plus r square. So I get sigma by 2 epsilon naught. इस x को मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो x डिवाइडेड बाय x 1 हो जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम राइटिंग इट डाउन लाइक दिस, क्योंकि अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्क की वजह से अलग अलग सिचुएशंस में कैसी होती है. तो एक ही डिस्क जो है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन may be treated as a point object and it may be treated as an infinite object as well. तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, इसलिए मैंने ये वाला केस आपके बारे में बताया था. अदरवाइज इनफाइनाइट चीजों के बारे में हम गॉस थ्योरम यूज करके बड़ी आसानी से वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे. खैर यहां पे बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता किया कि एक डिस्क जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसकी वजह से डिस्टेंस x पे उसके एक्सिस पर इतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आया करती है. अब अगर ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ x और r के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले एक केस की बात करते हैं when x is very large. So उसको मैथमेटिकली लिखने का ढंग होता है x is larger than capital R. बहुत दूर की बात हो रही है. ठीक है. तो ऐसे केस में इसी एक्सप्रेशन को मैं दोबारा से अगर लिखूं, so I will write down the same expression like this, sigma by 2 epsilon naught 1 minus, अब x बहुत बड़ा है तो x square plus r square जो होगा, when I'll talk about x square plus r square, तो वो एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते होंगे, what will that value look like. तो इसको देख लेते हैं. मैं यहां पे लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर. ठीक है. So surely in that particular case you will find that its behavior is as if the value of x is fairly large, the electric field will tend to be very small, so it will come out to be as good as 0. ऐसी कुछ वैल्यू निकल करके आ जानी चाहिए. तो वैसा ही यहाँ पर एक्सप्रेशन उस केस में बनेगा हमारे पास में. So we'll talk about that aspect in a little while as well. ठीक है. तो बात हुई कि x अगर बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0 आ जानी चाहिए, which comes in this case also because r square by x square will be as good as 0 और 1 minus 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड 0. Okay, that's fine. The important point which I want to identify and tell you here is when x is very small, मतलब x जो है बहुत छोटा है r के मुकाबले. अगर x की वैल्यू r के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी है तो हम इसमें पाएंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस. नाउ हैव अ लुक एट दिस रिलेशन. यहां पर अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूं जो हमारे पास में निकल करके आया था, तो x अगर बहुत छोटा होगा r के मुकाबले, if x is quite small as compared to r, so this value will tend to 0.
अब क्यों जीरो के जैसी होगी? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा उस केस में एज गुड एज आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो रेडियस है 64,000 किलोमीटर और एक्स की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, तो 64,000 स्क्वायर और 1 स्क्वायर और उसमें भी वो किलोमीटर और मिलीमीटर के फैक्टर्स भी पुट इन कर दें तो डेफिनेटली दैट इज एज गुड एज दैट आर फैक्टर, वो आर वाले फैक्टर के जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? So you will find that in these expressions you will be able, I think I have missed one factor here, and that factor was this factor of x. Yes, now I've written it correctly, I believe. Okay, so in this particular expression, तो हमारे पास में जो भी ये वैल्यूज निकल करके आई थी, तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो दूसरे वाला फैक्टर है दैट विल टेंड टू जीरो बिकॉज रेडियस इज फेयरली लार्ज एंड 1 डिवाइडेड बाय अ बिग नंबर इज एज गुड एज जीरो। भाई ये 1 है, आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर हो गया क्योंकि 64,000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अ स्मॉल नंबर स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होने का मतलब है कि जो सेकंड फैक्टर है दैट इज एज गुड एज जीरो, वेरी वेरी स्मॉल टू बी प्रिसाइज। तो 1 में से बहुत छोटी वैल्यू को अगर हटा दें तो छोटी वैल्यू रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे जाकर के गॉस थ्योरम में बड़ा आसान तरीका है इस वैल्यू को प्रूव करने का। अगर प्रूफ कभी पूछा जाता है किसी स्कूल एग्जाम जैसी जगह पे तो गॉस थ्योरम से ही करना है, ऐसे नहीं करना है। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो डिस्क है वो डिस्क नजर आएगी हमें as good as an infinite object in case x is very close to r। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां से। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में, लेट्स मूव अ लिटिल बिट मोर अहेड। अब बात ये करेंगे कि ठीक है, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं उसके बारे में बात करें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो चार्जेस हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसी फोर्स लगती है, उनका कैसा बिहेवियर होता है जब वो मूव करते हैं, और कुछ और केसेस भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के डिस्कशन करेंगे। सी, अगर एक चार्ज Q है और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर के जैसा है तो जो फोर्स लगेगी वो QE वेक्टर के जितनी है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज where electric field is E vector is Q times E vector. This is the force experience. अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, if the charge is positive, in that case the direction of the force is same as the direction of the electric field. अगर चार्ज नेगेटिव होता है, in that case the direction of the force is opposite to the डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस है क्योंकि नेगेटिव चीज को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नई चीज एक नेगेटिव आएगी, मतलब पहले वाले से ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पे बड़ी सिमिलैरिटी होती है जो आपने मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा 10+1 में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। उस चीज को हम लोग यूज करेंगे और सिमिलर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज वो समझने की कोशिश है हमारी। पहली चीज कि जो एक Q टाइम्स E वेक्टर है ये फोर्स हुई। लेट मी मार्क इट सिंपली एज दिस एक्सप्रेशन। अगर किसी पार्टिकल का मास m है तो हमें मालूम है कि फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इनटू एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज Q इनटू E वेक्टर। सो A वेक्टर इज Q इनटू E वेक्टर बाय m। ये इसकी एक्सेलरेशन होगी QE बाय m के जैसे। Now, if electric field is constant and charge but of course stays same and mass stays same, क्योंकि हम नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस की बात करते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है जिस केस में स्पीड ऑफ लाइट से बेहद कम स्पीड की हम बातें कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो, और
अगर आपको नहीं ध्यान है, मैं रिमाइंड करा देता हूं दोबारा से। मोशन के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब कभी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो if the acceleration of an object is constant, in that case the path or the motion of the particle can be only of two kinds. Either it will be a straight line or it has to be a parabola. इनसे अलग तरीके का पाथ या मूवमेंट इसकी हो ही नहीं सकती। ठीक है, खैर हम दोनों ही केसेस के बारे में बात करते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं ताकि अगर आपका वो चीज भूल गए होगे तो उसको यूज कर सकें आप। जब कभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के जैसा या ठीक उससे उल्टा होगा, तो उन केसेस के अंदर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। नाउ सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड नीड्स टू स्टे कांस्टेंट। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है और उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन से सेम या ऑपोजिट होगी, तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। बस उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट द अदर थिंग which we need to keep in mind, that is कि अब इस केस के अंदर अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उस केस में जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 या 180 नहीं है, मतलब सेम या ऑपोजिट नहीं है, हर उस केस के अंदर पार्टिकल का पाथ एक पैराबोलिक पाथ होता है। मैं रिमाइंड करा रहा हूं पुरानी चीजें ताकि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान रहे। सो मान लीजिए कोई पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका पाथ एक पैराबोला होगा। ये पैराबोला जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की ऐसी होती है, उस डायरेक्शन में कनकेव होता है। ठीक है, आपको मालूम है ना कनकेव। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सो इट इज गोइंग टू बी कनकेव डाउनवर्ड। अगर मान लीजिए किसी भी केस के अंदर एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन होती और वेलोसिटी ये डायरेक्शन होती, तो अकॉर्डिंगली ही ये वैल्यू वेरी किया करती है। इनके बारे में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इस पैराबोला की जो सिमेट्री होती है वो कहां पे रहती है। ये सब चीजें खैर काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाली हैं। फिलहाल सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि पैराबोलिक पाथ हुआ करता है जब भी कभी एंगल 0 और 180 से अलग होगा। So now, if I talk about this acceleration and its importance, तो हम जो पैराबोला वाले पाथ के अंदर जो फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल अब हम कर सकेंगे जो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन होंगे उनके अंदर। मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज बताता हूं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल है उसका थीटा। अब इस केस के अंदर हमें मेंशन कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर E के जितनी है और इसकी डायरेक्शन ये है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इज E एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज मेंशन्ड। सो यू विल फाइंड its path is going to be like this. Exactly similar इसका पाथ होगा जैसा पाथ हमारा एक पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन का रहता था, क्योंकि सारी चीजें वैसी ही हैं, बस कुछ चेंजेस हैं। उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्या चेंजेस हैं देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग लिखा करते थे g के जैसा, स्मॉल g, राइट। यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल is
QE divided by m. ये है acceleration of this particle. So if acceleration due to gravity is g and acceleration of this particle is QE divided by m, so what I need to do is I can simply change or essentially स्मॉल g और QE by m को स्वैप कर देंगे उन सारे फॉर्मूला में। अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये इस जगह से कितना और हाइट तक गया होगा, आई कैन यूज द सेम फॉर्मूले जो हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में किया होगा। उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हुआ करता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो इसमें भी हम सेम चीज का इस्तेमाल करेंगे। I can say this is u square sin square theta divided by 2 times g की जगह हम लिख पाएंगे QE divided by m. So the maximum height is mu square sin square theta divided by 2 times q times e. ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में मैक्सिमम हाइट को लेकर। अब थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं इसी में। ये बात तो हो गई कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितने टाइम में यहां से यहां पे पहुंचता होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हुआ करता था, अगर आपको याद हो, 2 टाइम्स u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। हम उसको इनकॉर्पोरेट करके लिख देंगे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय QE डिवाइडेड बाय m। रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो हम g को रिप्लेस कर देंगे QE बाय m से, और उसमें भी हमारे पास में एग्जैक्टली सिमिलर एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ द रेंज विल कम आउट टू बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g हियर आल्सो इंस्टेड ऑफ g QE बाय m। तो मतलब सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉब्लम टू ट्राई आउट फॉर अ लिटिल बिट। तो उसके लिए मैं यहां से now let's say this is the problem। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है, और ये आपको मेंशन कर दिया गया कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1.27 है, ठीक है, ये मेंशन कर रखा है हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है हमें, ये डिस्टेंस मालूम है, और प्रोटॉन बीम है, ठीक है। या मैं इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए आपको ये बता देता हूं, आप सिर्फ इसको ऐसा मान करके करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, मास इज m, इनिशियल वेलोसिटी इज u, charge is q, and this distance is mentioned as r. So can you find out the value of the angle theta for which it is going to be possible? क्या आप एंगल थीटा बता सकते हैं जिसके लिए ये पॉसिबल होगा? एक बार ट्राई करके देखिए सर। I'm giving you say about a minute to try it. Please raise your hands once you are done with that.
Right. So some of you have raised hands. That's fine. Anyway, so that means I can move on. तो अब बात करते हैं आगे के बारे में इसी के अंदर कैसे इसको करना चाहिए। तो अब मेथड वही रहेगा जो पहले वाला मेथड था हमारा। एक किस्म से आपको रेंज दे दी है, जी की जगह QE/m आ जाएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि रेंज जैसी तो है ये। तो अब QER divided by mu² is sin of 2 theta। अब अगर ऐसा है तो थीटा अगर हमें पता करना है तो साइन इनवर्स ऑफ QER/mu² is 2 theta। तो थीटा की वैल्यू हाफ ऑफ साइन इनवर्स QER डिवाइडेड बाय mu²। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इस केस के अंदर। ठीक है, तो हमने ये पता किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो मोशन होगा वो डेफिनेटली एक प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा, पैराबोलिक मोशन के जैसा होगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर हमसे कभी कोई ये पूछे कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जाता है तो उसका पाथ कैसा होगा, तो हम कहेंगे कि उसका जो पाथ है या तो वो स्ट्रेट लाइन है और या फिर वो एक पैराबोलिक पाथ है, और किसी तरीके का पाथ उसका हो ही नहीं सकता। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, राइट। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। सो विल टॉक अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स इन दिस। मान लीजिए हमें कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक काफी कॉमन प्रॉब्लम रहा करती है। वो एक वेलोसिटी u से एंटर करती है इस रीजन में, और जो ये रीजन है, ये रीजन ऐसा है कि इस रीजन में सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है E के जैसी, और उस E की डायरेक्शन है यहां पे। ये हमें मेंशन कर रखा है कि ये डिस्टेंस दे रखा है 2x के जैसा। ठीक है, से इट इज 2x। इसके ठीक सेंटर से पार्टिकल एंटर करता है, इसका मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है, ये लंबाई है l, और इसके बाद इससे फर्दर डिस्टेंस l पे एक स्क्रीन रखी हुई है। देयर इज अनदर स्क्रीन व्हिच इज एट अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ l फ्रॉम दिस। तो होगा ये कि पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस स्क्रीन पे कहीं ना कहीं जाकर के स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, और हम ये पता करना चाहते हैं कि इस जो स्क्रीन पर ये किस पॉइंट पर जाकर के ये स्ट्राइक करता होगा। वी वांट टू फाइंड आउट दैट। सो इफ यू एज्यूम दिस टू बी द जीरो ऑफ अवर y एक्सिस, या सिर्फ ये डिस्टेंस आप बता दें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, मैग्नीट्यूड। ये स्क्रीन ठीक ओरिजिनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, और ये डिस्टेंस भी l है और ये डिस्टेंस भी l है। पार्टिकल का मास m है, उसकी स्पीड u थी, और ये जो डिस्टेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2x दे रखा है। तो ये भी मेंशन कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है कि ये पार्टिकल नीचे वाली जगह जो भी होगी उसमें कहीं स्ट्राइक नहीं करता है, मतलब उसके क्रॉस करके ही उससे निकलेगा कहीं ना कहीं, और मतलब ये जो x है, x से ऊपर ही कहीं ना कहीं से क्रॉस करेगा। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये भी बता दो कि ये कितना डिस्टेंस से यहाँ से क्रॉस करेगा, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या इसका एंगल होगा बाहर निकलते हुए। इस तरीके की कुछ चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। सो to try to find out this question, you will need, I think, about 2 minutes. So I am giving you 2 minutes to try it out right now, और उसके बाद में मैं इसको आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है,
सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट, और उसके बाद में मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा इस प्रॉब्लम को लेकर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंसेस बताने हैं, ओरिजिनल वेलोसिटी u है, मास m है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो येलो शेड कर रखा है उसकी लंबाई l है, उसकी विड्थ 2x है, उसके ठीक सेंटर से ये एंटर किया था। ये सब चीजें आपको मेंशन कर रखी हैं, प्लीज फाइंड आउट। Yes, Aditi, you have raised your hand. I am allowing you to talk. You can speak if you want. Yes, Aditi. Okay. All right. So I think you may have had ample time to try out. Now I will try to solve it for you guys. देखिए, you're not able to speak. Okay, so Aditi, that's fine. I'll solve it. अगर आपके पास में वहां पे कोई माइक या ऐसी चीज होगी तो मैं अनम्यूट कर दिया करूंगा, तो उससे आप बोल सकते हैं, ठीक है? That's fine. If you don't know how to speak out that maybe, that's fine. Okay, so now I'll solve this one. तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये पार्टिकल यहां से आगे जा रहा था, तो सबसे पहले तो ये देखें कि इस सिचुएशन के अंदर जो येलो रीजन है, सिर्फ इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस रीजन में एक्सेलरेशन है इसकी। तो यहां पर तो ये पक्की बात है, इस एक्सेलरेशन से कुछ चलेगा, राइट? सो दैट्स फाइन अति। So now, afterwards, if we talk about this expression here, you will find कि इसके बाद में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। अगर मैं आपको बताना भूल गया था, दैट्स माय बैड, मेरे को बताना चाहिए था कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पे है, ग्रेविटी नहीं है, मतलब, ठीक है? मेरे को बोलना चाहिए था, एक से गलती हुई है। तो इसके बाद की आगे की चीज की अगर मैं बात करूंगा तो आप ये पाएंगे that the motion afterwards, since there is no force, means no acceleration, और no acceleration का मतलब होता है कि velocity constant, और velocity constant तो मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन, तो इसके बाद का इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन। अब जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि मोशन के आप दो कंपोनेंट्स लेकर के उसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, सेम इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन के बारे में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी u है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है,
तो सिर्फ येलो वाले रीजन को पार करने में, पास करने में इसको जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम टू क्रॉस येलो रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो रीजन है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है L और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल U है जो थ्रू आउट सेम रहती है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड से मैं पता कर सकता हूं कि कितना टाइम इसको येलो रीजन को क्रॉस करने में लगेगा। अब येलो रीजन को क्रॉस करने में क्योंकि इसकी स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं ना, तो स्पीड चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, स्पीड चेंज होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा। आई शुड हैव रादर सेड दैट। अब इसके बाद वाले रीजन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके बाद वाले रीजन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट स्टिल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जितना पहले था उतना ही अभी है। सो फर्दर टाइम टू हिट स्क्रीन वो भी L बाई यू के जैसा होगा, फर्दर L बाई यू के जैसा। तो येलो रीजन को क्रॉस करने में L बाई यू लगा टाइम और आगे भी L बाई यू लगा। ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन क्रॉसिंग येलो रीजन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है QE बाय M और शुरुआत में वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थी 0। तो अगर एक्सेलरेशन दे रखी हो, वेलोसिटी 0 हो, टाइम मालूम है और हमें डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर पता करनी है, तो कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को? S इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है QE बाय M इनटू टाइम स्क्वायर विच इज L स्क्वायर बाय U स्क्वायर। तो ये तो हुआ कि ये पहले वाले जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे है। इससे आगे की अगर मैं बात करना चाहूं कि ये फर्दर आगे कितना चला गया होगा, क्योंकि हमसे एंगल भी पूछा था तो वो भी हम पता कर लेते हैं। इसके बाद तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, तो यहां अगर मेरे को किसी तरीके से इसकी वेलोसिटी पता चल जाए तो डेफिनेटली आगे का काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। इट विल बिकम रियली इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द नेक्स्ट थिंग। तो मान लेते हैं जब ये यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर थी, तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, ये एंगल थीटा अगर मैं पता करना चाहता हूं तो कैसे पता कर सकते हैं? हाउ कैन आई फाइंड आउट दिस एंगल? मेथड ये होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जितना पहले था अब भी उतना ही है, यानी u। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो नया हो गया होगा वो होगा एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि v इज u प्लस AT होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में शुरुआत में कोई कंपोनेंट नहीं था वेलोसिटी का, यानी वैल्यू 0 थी। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं वो QE बाय M है, तो 0 प्लस QE बाय M इंटू T, टाइम हमने पता किया था L बाय U के जितना। तो ये कंपोनेंट है ये वाला। तो अब जो ये रेड वाला यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी इज वेक्टर एडिशन ऑफ टू थिंग्स। वन इज दिस वेलोसिटी, अनदर इज दिस वेलोसिटी। तो इनकी रेशियो की अगर हम बात करें तो टेंजेंट थीटा ऐसे रहना चाहिए। तो एक्सप्रेशन अगर इस डायरेक्शन का ये था, तो इसको अगर मैं यहां पे लिखूं, सो यू कैन वेरी वेल सी इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये रेड आया था, तो टेंजेंट थीटा को वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिख सकता हूं। सो QE L बाय MU
डिवाइडेड बाय u, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो गई QEL बाय mu²। ये वैल्यू है टेंजेंट थीटा की। मतलब अगर हमसे एंगल पूछा गया होता कि किस एंगल पर उस येलो रीजन को छोड़ने के बाद में ये पार्टिकल चल रहा होगा, या उसकी कितनी डेविएशन हुई होगी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ में, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट्स डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ QEL by mu², ये एक्सप्रेशन। सो टेंजेंट थीटा इज QEL by mu²। आगे की वैल्यू फाइंड करना आसान है। वो ऐसे कि हमें ये एंगल पता चल गया, ये दूरी हमें मालूम है, तो ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय L, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय L इज आल्सो टेंजेंट थीटा। सो लेट मी मार्क दिस एज डिस्टेंस का सेकंड पार्ट, डिस्टेंस 2। सो डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय L, इस बड़े ट्राइंगल की अगर आप बात करते हैं, इफ यू लुक एट दिस बिग ट्राइंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो दिस वैल्यू इज tangent of theta, which is, we have just found out, QEL by mu²। तो डिस्टेंस का जो सेकंड पार्ट है वो हो गया QEL² डिवाइडेड बाय mu²। So this is the expression. So distance 2 is QEL² divided by m², और distance 1 हमने थोड़ी देर पहले ही पता किया था, वो अगर आपको ध्यान हो तो ये वैल्यू थी QEL² by 2mu²। सो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो इन दोनों का एडिशन हो जाना चाहिए। सो दिस टोटल डिस्टेंस इज this one, is distance 1 plus distance 2। so total distance is ऊपर वाला सेक्शन, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए, प्लस ये, प्लस QEL² by mu²। I think we get 3/2 QEL² divided by mu²। आप एक बार इसको आराम से इत्मीनान से देख लो। आई एम गिविंग यू some time to have a look at this, ताकि अगर किसी को पूछना है तो वो पूछ सके। Just go through this, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। So I'll just wait for few more moments. Right, so no questions means it should be clear। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम लोग वैल्यू पता करते हैं वो कैसे कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये फिर दोबारा से हम इन्हीं क्वेश्चंस पर दोबारा से पहुंचेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके बाद में गॉस थ्योरम और वहां पर पहुंचते हैं कंडक्टर्स के बारे में जब हम डिस्कशन करनी शुरू करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए परहैप्स आज का और लेक्चर लगा लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो कुछ और केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछे जाते हैं कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमसे कोई कह दे कि ये एक लाइन चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और इसकी कुछ लेंथ दे रखी है, और हमसे पूछा गया कि इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है और वहां पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये फाइनाइट लेंथ की है, इसकी कुछ लंबाई है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए आसान तरीका होता है गॉस थ्योरम वाला, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड भी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इसलिए इसको देख भी लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट यहां पर है और उसकी जो दूरी है वो इससे
से स्मॉल आर दे रखी है हमें, दिस डिस्टेंस इज मेंशन्ड एज स्मॉल आर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और हम पता करना चाहते हैं कि इस रॉड की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। देख लेते हैं इसको। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए अब मेथड क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आता है तो हम सबसे पहले उस पूरी चीज को छोटे छोटे हिस्से में सब डिवाइड करके छोटे छोटे चार्जेस का कॉम्बिनेशन मानते हैं और हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं, उन सबको ऐड करते हैं। यही काम यहां पे भी करेंगे। तब यहां पे मैं मान लेता हूं कि यहां से कुछ डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस x पे एक dx जितना छोटा सा हिस्सा मैं मान लेता हूं, ये एक चार्ज at distance x I have considered a very small section of length dx। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ x बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो डिस्टेंस x पे अगर dx के जैसा एक्सप्रेशन मैंने मान लिया है तो उसका जो चार्ज होगा वो डेफिनेटली बहुत ही छोटा होगा। That charge will surely be very 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 small। So now in this one, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में कुछ होगी और उसकी वैल्यू होनी चाहिए चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर, यही होगा। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये dx है तो इस छोटे से हिस्से का जो चार्ज होगा वो लैम्डा dx होना चाहिए, यानी मैं लिख पाऊंगा कि लैम्डा dx यानी चार्ज, इसका चार्ज से कुछ दूरी पर अगर हमें पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर लिख सकते हैं। If this is x, this is r, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग बोल पाएंगे, ये x और ये r है तो ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में मैंने ये वैल्यू इसकी लिख दी। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है अकेले इस छोटे से हिस्से की वजह से, ठीक है। ऐसे ऐसे सबकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं और उन सबको ऐड कर लेते हैं। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी एडिशन सीधे सीधे नहीं करी जा सकती, कभी उसकी एडिशन वेक्टर एडिशन के रूल्स के मुताबिक होती है और उन रूल्स में एडिशन करने का सबसे आसान ढंग ये होता है कि आप उसको आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिख लो और आई कैप वाली सारी टर्म्स को आपस में ऐड कर दो, जे कैप वाली सारी टर्म्स को आपस में ऐड कर दो, यही ढंग सबसे आसान होता है। तो क्यों ना इसको भी हम इसी प्रकार से लिख लें ताकि एडिशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरा ढंग, कई बार हम आई कैप जे कैप ना लिख करके ये बोल देते हैं कि एक्स डायरेक्शन वाली सारी चीजों को इकट्ठे ऐड कर लो और वाई डायरेक्शन वाली सारी चीजों को इकट्ठे आपस में अलग से ऐड कर लो, वन एंड द सेम थिंग है। तो ये इसको मैं डीई लिख रहा हूं, सो दिस इज डीई। तो ये डीई जो यहां पे है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फिर यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये एंगल जो है ये थीटा, तो मैं इस एंगल को भी थीटा लिख सकता हूं। तो इस पूरे वेक्टर को लिखने के लिए मैं इसे लिखना चाहता हूं कि डीई कॉस थीटा जे कैप माइनस डीई साइन थीटा आई कैप। मैं हमारी यूजुअल डायरेक्शंस को x और y मान के चल रहा हूं। आई एम एज्यूमिंग दिस एज x and I am assuming this as y, so I can mark this dE vector as dE cos theta j cap minus dE sin theta
आई कैप, क्योंकि डीई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर डीई कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन के अंदर डीई साइन थीटा होगा। ठीक, अगर ऐसा है तो अब कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू लिखें, या मेरे दिमाग में एक और आसान तरीका आया है इसको लिखने का, वो ये है कि क्यों ना मैं ये कहूं कि जो x है इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, सो इन दिस ट्राइंगल आई कैन श्योरली से x by r is tangent theta, या x is r tangent theta. So I will use that thing. So I can say x is equal to r tangent theta. So dx can be written as r secant square theta d theta, and x square plus r square can be written as r square tangent square theta plus r square. और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो आप पाएंगे, यानी r square secant square theta हो जाएगा इसे। ये वाले सारे एक्सप्रेशंस मैंने यहां पे लिख दिए। सो आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखने का फायदा है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसमें फायदा होगा। सो एसेंशियली डीई, ये जो वैल्यू है इसको दोबारा से लिखना चाहूं तो dx की जगह ये लिखूंगा मैं, r secant square theta डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया r स्क्वायर secant square थीटा। ये एक्सप्रेशन बनता है, यानी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये r कैंसिल आउट हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एक मैं डी थीटा लिखना भूल गया यहां पे जरूर, इनटू डी थीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास में उस डीई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर हमने लिख लिया, ताकि आसानी से उसको हम लोग यूज कर सकें, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। सो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r cos theta d theta j cap माइनस लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin theta d theta i cap, ये एक्सप्रेशन होगा। तो हम पूरे डीई वेक्टर के बारे में यहां पे हमने लिख लिया है। तो अब इसको देख करके ये लगता है कि अगर मैं थीटा की टर्म्स में सारे एक्सप्रेशंस को लिखूंगा तो मेरे लिए इंटीग्रेशन करनी थोड़ी आसान रहेगी। ठीक है, उसके प्रकार से कर लेते हैं। तो थीटा है, ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इसके मुताबिक। तो अब अगर हम इसमें ये मान लें कि इस, जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो ऐसे छोटे छोटे जो ये चार्जेस हैं, इस पूरी की पूरी रॉड के जितने चार्जेस है सबके लिए फील्ड पता करनी है, उन सबकी वैल्यूज को ऐड करना है। तो इसलिए मैं करने ये वाला हूं यहाँ पे कि मैं इन सारे के सेक्शंस के लिए इनकी एडिशन करूंगा। तो मतलब एडिशन समेशन जो करनी है, मतलब इंटीग्रेशन जो करनी है, वो लिमिट्स कहां से कहां पर होंगी, मतलब किससे लेके किसके बीच में मैं एडिशन करने वाला हूं। तो क्योंकि मेरा वेरिएबल थीटा है और थीटा मैंने इस डायरेक्शन के अंदर एज्यूम किया है, तो डेफिनेटली मान लो कि ये एंगल हमें दे रखा है θ1 और ये एंगल दे रखा हो मान लो θ2, तो लिमिट्स जो मेरी होंगी वो -θ2 से लेकर के प्लस θ1 की लिमिट्स मेरे को कंसिडर करनी होगी। सो आई विल ऐड फ्रॉम -θ2 टू प्लस θ1।
ठीक है, तो एडिशन जो है वो -θ2 से लेकर के +θ1 के बीच में हो। ऐसा करने पर इस रॉड के, देखिए इससे इधर नेगेटिव, इससे इधर पॉजिटिव, यहां से लेकर के यहां तक के सभी पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की एडिशन आ जाए। सो इफ दैट्स द केस, टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इंटीग्रेट देम, और इंटीग्रेशन में -θ2 से θ1 के बीच में आप इनकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और अगर ऐसा है तो आप ये जान लीजिए फिर इसमें यू कैन फाइंड लैम्डा बाय 4πε0r cos थीटा डी थीटा अगर है तो cos थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा। लिमिट्स है -θ2 से लेकर के θ1, ये j क्या माइनस लैम्डा बाय 4πε0r sin थीटा डी थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है -cos थीटा। और मैं लिमिट्स लिख रहा हूं -θ2 से θ1। देखिए, अगर टॉप रैंक्स लेने हैं तो हमें ये कैलकुलस आना होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज एक बार जो मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर्स हैं उनको देख लेना, आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर से समझ में आना शुरू हो जाएगा जिन लोगों को अगर दिक्कत हो इसमें। बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू प्लीज यू पीपल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स इन अ वे जिससे कि फाइनली जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो वहां पर जाकर के आप टॉप रैंक्स ले सकें। खैर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू है माइनस लैम्डा बाय 4πε0r माइनस cos θ1 माइनस ऑफ माइनस मीन्स प्लस कोसाइन ऑफ -θ2, ये एक्सप्रेशन है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के इस रॉड की वजह से। तो मतलब इसको एक बार थोड़ा सा फिर दोबारा से मैं थोड़ा आसान तरीके से लिख दूं। अगर आपको नहीं मालूम है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, तो sin θ1 प्लस sin θ2 j कैप माइनस लैम्डा बाय 4πε0r cos ऑफ माइनस ऑफ एंगल, cos ऑफ एंगल के जैसा ही हुआ करता है, तो इसको मैं लिख देता हूं cos θ2 माइनस cos θ1 आई कैप। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा उस रॉड के परपेंडिकुलर, ये वाला जो है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रॉड की वजह से जो वैल्यू होगी वो लैम्डा बाय 4πε0r sin θ1 प्लस sin θ2, मतलब एडिशन ही है यहां पे, तो यहां सब्ट्रैक्शन है। तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट जीरो भी हो सकता है और फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो हमेशा होगा ही होगा, लैम्डा बाय 4πε0r sin θ1 प्लस sin θ2 टाइम्स j कैप। इसको ऐसे देखते हैं कि अगर ये रॉड की मैं बात करूं, अगर ये वाला पॉइंट ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता तो θ2 और θ1 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो θ2 और θ1 सेम बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता, और ऐसा होता तो cos θ2 और cos θ1 जो हैं उनकी वैल्यू सेम होती, क्योंकि एंगल ही सेम है, उनकी सब्ट्रैक्शन से जीरो हो जाता, यानी पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाता और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचता, ठीक है। लेकिन अगर एंगल अलग अलग हैं तो ये वैल्यू आएगी ही आएगी। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, माइनस आई कैप वाली लिखी है हमने तो एक बार,
लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि cos थीटा 2 बड़ा है कि cos थीटा 1 बड़ा है। इसमें हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती है। मैं 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूं। तो अगर cos थीटा 2 बड़ा, if cos थीटा 2 is more means थीटा 2 is less। तो अगर थीटा 2 की वैल्यू कम है थीटा 1 से, मैं रिपीट कर रहा हूं, if cos थीटा 2 is more than cos थीटा 1, it means theta 2 is less than theta 1। तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब थीटा 2 अगर लेस थीटा 1 से तो नेगेटिव आएगा, थीटा 2 लेस थीटा 1 बड़ा, मतलब रॉड का ये वाला हिस्सा कम और ये वाला हिस्सा ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, विच इज वेरी लॉजिकल एज वेल कि भाई इधर वाले ज्यादा पार्ट्स हैं इसके मुकाबले, तो उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इसके मुकाबले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी यही प्रूव कर रहा है हम लोगों को, राइट। अच्छा, अगर मान लो सेमी इनफाइनाइट रॉड हो तो क्या होगा? भाई ऐसा भी तो होगा कि सेमी इनफाइनाइट रॉड हो, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड इंफिनिटी तक जा रहा हो और एक एंड यहीं पे बच जाए, तो कैसे करना चाहते कर सकेंगे उसको? उसके भी केसेस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो मतलब मैं इसको कैसे याद रखा करता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि जो इधर वाले हैं ना, वो तो साइन थीटा के एडिशन है, और पैरेलल वाले हैं वो कॉस थीटा के सब्ट्रैक्शन है। तो यूजुअली मुझे डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा साइज बड़ा है कौन सा साइज छोटा है, उससे डायरेक्शन नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, वो वहीं से पता चल जाता है। सो द वे आई ट्राई टू कीप इट इन माय माइंड इज कि मैं लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर लिख करके साइन थीटा की वैल्यूज को ऐड कर देता हूं परपेंडिकुलर के लिए, और कॉस थीटा की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं पैरेलल वाले डायरेक्शन के लिए, एंड आई गेट टू नो द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम देयर। सो अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक रॉड है, टू इंफिनिटी यहीं तक, यहां पे हमसे पूछ लिया गया कि बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पक्की बात है थीटा 1 तो 90 डिग्रीज होगा। क्यों होगा 90 डिग्रीज? देखो जैसे जैसे हम ये पॉइंट्स को दूर करते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर करते चले जाओगे वो जो एंगल होगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज हो जाता है इंफिनिटी के। ठीक है, सो एज यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस, so the angle will start becoming 90 degrees. So I'll show you this thing. Hopefully that explains why is it 90 degrees. मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, now imagine I look at that angle, so that is almost 90 degrees. तो इसलिए जब हम इंफिनिटी की बात करेंगे तो पक्की बात है उस एंगल को हम अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज कह सकते हैं। वी कैन श्योरली से दैट दैट एंगल इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ये इस तरीके का केस है तो ये वाले एंगल को मैं 90 डिग्रीज पक्का कह पाऊंगा जब भी हमारे पास में एक तरफ इंफिनिटी होगा। तो ये एक्सप्रेशंस में मैं लिख पाऊंगा कि लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन ऑफ 90 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0। सो ये लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर हो गया। कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट। ये वाले कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमारे पास में cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 90, शायद उसमें आ गया होगा आपके, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 90
cos of 0 is 1, cos of 90 is 0, तो ये माइनस लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस का मतलब है ये डायरेक्शन, विच इज ऑब्वियस एज वेल। तो जब सेमी इनफाइनाइट रॉड होगी तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर और लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। टोटल पूछा जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप पता करके बता सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमसे केस पूछा गया है कि एक रॉड है और ये पॉइंट है, ये एंगल अब हमारे पास में 60 डिग्री दे रखा है और ये इंफिनिटी है, तो ये 90 डिग्रीज हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि दोनों एंगल्स एक ही तरफ में है, ठीक है। तो यानी जो लिमिट्स थी शुरुआत वाली वो -θ2 से +θ1 जो लिखते थे वो तो ऐसी हुई नहीं होंगी इसमें, तो +60 से +90 हो जाएगा। तो ऐसे केस के लिए तरीका ये होगा कि आपका sin थीटा वाली एक्सप्रेशंस में सब्ट्रैक्शन आ जाएगी sin 90 माइनस sin 60, और कोसाइन वाली वैल्यूज भी उसी के मुताबिक चेंज हो जाएंगी, ठीक है। खैर दैट इज द एक्सट्रीम केस जो मैंने आपको बताया है। बात कर लेते हैं कि अगर बिल्कुल इनफाइनाइट रॉड होती तो क्या होता, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो इनफाइनाइट रॉड है उसके लिए दोनों ही एंगल 90 डिग्रीज होंगे, और अगर उसके लिए दोनों एंगल 90 डिग्रीज हैं तो पक्की बात है जो ये वाला कंपोनेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला रहेगा, और लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin 90 प्लस sin 90 यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। तो वैल्यू बन जाएगी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू sin 90 प्लस sin 90 यानी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 यानी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये अगर सिर्फ इनफाइनाइट रॉड के लिए हमसे कोई पूछेगा तो हम गॉस थ्योरम से इसको प्रूव करेंगे, इस तरीके से नहीं प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आप आईआईटी जेईई को टारगेट कर रहे हो तो उस केस में, और उसमें भी टॉप रैंक्स, तो डेफिनेटली हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रही कि एक रॉड वाले केस में कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अब इसके कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स पूछी जा सकती हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। एनीवेज, आज हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करनी है उनके बारे में थोड़ा जिक्र किया। अगला जो लेक्चर होगा हमारा कल सेम टाइम पे, उस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और कल कुछ नई चीजें होंगी, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, कल कुछ कंसेप्ट्स पर और आगे के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वो फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ में भी उसका कैसे आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। आई ट्राई टू कोरिलेट दोस थिंग्स फॉर यू गाइस एज वेल। बट बिफोर वी फिनिश अप द क्लास, अगर किसी को कुछ पूछना है, इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच यू गाइस वांट टू आस्क, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो you may raise hand, I'll give you control and you can ask if you have to ask anything. क्लास के बाद का टाइम आपके डाउट्स का टाइम है। So if nobody raise hand, okay. आपने पूछा रिकॉर्डिंग कब अवेलेबल होगी। बेटा रिकॉर्डिंग जैसे आज शाम को क्लास हुई है तो कल मॉर्निंग से पहले पहले वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। सो कल जब आप उठेंगे तो तब तक रिकॉर्डिंग आपके उसमें अवेलेबल होंगी। सो इतना टाइम रिकॉर्डिंग वी हैव टू प्रोसेस एंड वी हैव टू प्लेस ऑनलाइन, तो इसमें लग जाता है। क्योंकि ये आपके physics.live जो वेबसाइट है उसमें आप 10+2 के सेक्शन में जाओगे तो बेटा उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। उसमें पहले 2 रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पहली रिकॉर्डिंग, फिर सेकंड रिकॉर्डिंग, और ये थर्ड रिकॉर्डिंग के नाम से ये सेव होगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, सो देन आई प्रिज्यूम कि आज सिर्फ इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करते हैं।
Thanks all of you guys for attending. Thank you. Bye bye. Good night.